हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है बीपीएससी टीआरई 4 के सिलेबस में। और हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस। ठीक है, एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक, वो आप पिछले ईयर का पैटर्न देख करके पता कर सकते हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का हर एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही संबंधित है। तो आप का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट डे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कौन सा चैप्टर का नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और यहाँ पे हम चीज़ों को बारीकी रूप से लाइन टू लाइन देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, और अंतिम में बताया जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं और चलते हैं लाइन टू लाइन, चीज़ों को समझते हैं और समझाते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आंध्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है, किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? आइए समझते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदलती रहती है। पदार्थ के भी भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर कोई चीज में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप लोग देखे होंगे, दूध से दही बनता है, दूध से घी बनता है, ये सब जगह रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। अब भौतिक अभिक्रिया क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया होता है जिसमें बर्फ बदल जाता है पानी में, ठीक ना, और पानी से भी हम लोग बर्फ को बना सकते हैं। उसे बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया, जिससे एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब आप दूध से दही बना लेते हैं, ठीक है, फिर दही से आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आगे और समझते हैं और बढ़ते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होगा, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे, जिससे क्रियाकलाप 1.1 हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से। आ जाइए आप लोग। तो क्रियाकलाप कितना है? 1.1। आइए समझते हैं और पढ़ते हैं। सावधानी बरतना है इसमें। इस क्रियाकलाप में शिक्षक की सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। 3 से 4 मीटर का मैग्नीशियम का रिबन लेना, उसको रेगमाल से रगड़ देना। तो आगे चलते हैं। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए और इससे बनी राख को वॉच ग्लास आप देख सकते हैं, ये वॉच ग्लास है, आप देखिए अच्छा से, इसको वॉच ग्लास बोलते हैं, ठीक है। इकट्ठा कर लीजिए। चित्र 1 पॉइंट में दिया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखें। आपने क्या परीक्षण किया? आप देखिए यहाँ पे ये बर्नर है, देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है? बर्नर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चिमटा से पकड़ा हुआ है, हाथ से देख लीजिए, और उसको जलाया जा रहा है। किसको? तो मैग्नीशियम रिबन को। किसको जलाया जा रहा है? मैग्नीशियम रिबन को। और यहाँ पे वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में इकट्ठा हो रहा कौन सी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इकट्ठा हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो इतना दूर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अभी के लिए, तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। क्या कर रहा है? मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जा रहा है और वॉच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। जो वॉच ग्लास में इकट्ठा है आखिर वो है क्या?
तो आइए समझते हैं आगे। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली विक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, वो क्या है? श्वेत चूर्ण। क्या है? श्वेत चूर्ण। किसका है श्वेत चूर्ण? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण है। क्या हमको प्राप्त हो गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण। आगे चलते हैं, क्रियाकलाप 1.2 देखते हैं और पढ़ाई करते हैं। 1.2, एक प्रश्नली में लेड मतलब सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। एक प्रश्नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्रियाकलाप 1.2 है, ठीक ना। आगे चलते हैं, ये क्रियाकलाप 3 है। चीजों को पढ़ते जाते हैं और की पॉइंट को हम हाईलाइट करते जाएंगे हाईलाइटर से। एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें क्या लिया गया है? दानेदार जिंक लिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दानेदार जिंक लिया है प्रणाली में। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिला दिया गया। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते दोनों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन है? आप प्रयोग करके देखिएगा तो कुछ न कुछ तापमान में जरूर परिवर्तन होता है। तो ये शंक्वाकार फ्लास्क है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आप इसको याद रखिए। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कब निकलेगी हाइड्रोजन गैस? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की विक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो जब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की विक्रिया किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2। क्या होता है? H2। आगे चलिए, आगे का स्टेप पढ़ते हैं। कोई भी लाइन को नहीं छोड़ा जाएगा। लाइन टू लाइन प्रयोग हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, सारा कुछ आपको बताते जाएंगे हम। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। अगर कुछ भी परिवर्तन होता है इस टाइप में से तो हमको पता चल जाएगा कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं। तो पहला परिवर्तन क्या दिखेगा अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा? तो अवस्था में परिवर्तन, जो भी उसका अवस्था। अब अवस्था क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं अवस्था होता है 3। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस। अगर किसी अवस्था में चेंज हुआ, ठोस बन गया द्रव में, द्रव बन गया गैस में, या गैस बन गया द्रव में, तो इससे क्या पता चलेगा हमको? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नंबर दूसरा पॉइंट है, देख सकते हैं आप लोग। दूसरा पॉइंट, इसको याद रखिएगा, रंग में परिवर्तन। अगर अभिक्रिया करते वक्त रंग में परिवर्तन होता है तो क्या पता चलेगा इससे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, गैस का निकास या उत्सर्जन। अगर अभिक्रिया के दौरान किसी गैस का निकासी हो रहा है, यानी कि उत्सर्जन हो रहा है, मतलब निकल रहा है गैस, ठीक ना, तो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होगा। तापमान में परिवर्तन, इस अगर ऐसा चेंज दिखेगा तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने चरण हैं? अगर अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन, गैस का निष्कासन दिखेगा तो इसमें क्या हुआ होगा? रासायनिक अभिक्रिया हुआ होता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिटेल में पिछली कक्षा का बता दिया गया है। परिवर्तन 2 तरह का होता है, कौन कौन? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें हम लोग को भौतिक परिवर्तन नहीं पढ़ना, हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ना है? रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, ठीक है।
और अच्छा से समझना है और पूरा डिटेल में रासायनिक परिवर्तन इसमें हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे आखिर कहाँ से क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कितना की पॉइंट निकला। जो भी की पॉइंट निकल रहा है जो एग्जाम से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट बिंदु जिसको मुख्य बिंदु कहते हैं, ठीक ना, उसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाते हैं। आप हो सके तो इसे नोट करते जाइए कॉपी पे। आइए नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट होता है रासायनिक समीकरण। तो फर्स्ट में की पॉइंट दिया है यहाँ पे रासायनिक समीकरण। क्या दिया हुआ है? रासायनिक समीकरण, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को समझिए, क्रियाकलाप 1 के। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। क्या होता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को आप दहन करते, दहन मतलब जलाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसका रंग कैसा होता है? आगे हम बताए थे, कमेंट में आंसर देने का कोशिश कीजिए आप लोग। क्या होता था? क्या बताए थे? रंग बताए थे आप लोग को श्वेत। कौन सा रंग बताए थे? श्वेत रंग बताए थे, अभी बता रहे हैं। श्वेत मतलब उजला होता है, ठीक ना, तो परिवर्तित होता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जाता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त में लिखने के लिए शब्द समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करते हैं? शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या होता है आइए समझते हैं। कोई भी अभिक्रिया का शब्द समीकरण कैसे तैयार करें? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर लिखा है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको शब्द समीकरण बनाया गया है। तो कैसे करेंगे हम लोग करेंगे, एक बगल लिखेंगे मैग्नीशियम और एक बगल लिखेंगे ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? एक बगल मैग्नीशियम, एक बगल ऑक्सीजन, और दोनों मिल करके जब वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाएगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे नीचे में दिया है अभिकारक और अभिकर्मक। क्या दिया हुआ है? अभिकारक और, तो अभिकारक क्या होता है, अभिकर्मक क्या होता है, समझते हैं, ठीक है। आगे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको आगे ही समझते हैं, अभी आगे बढ़ते पॉइंट में जो हुआ है उसको यहाँ पे दिखाया गया, उसको देखते हैं। 1.1 में ये जो क्रियाकलाप है 1.1 का देख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। वहाँ पे क्या हम समझे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कैसा पदार्थ है? जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। इन अभिक्रिया से नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्या हुआ है? नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसे कहेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो जब भी कोई पदार्थ आपस में मिल करके रासायनिक अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ का उत्पादन करेगा, ठीक ना, तो समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और जो पदार्थ मिलता है उसे बोलते हैं अभिकारक, और उसके बाद जो बनता है नया पदार्थ उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको? उत्पाद। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या लिखा है? उत्पाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे जाके हम लोग चीजों को समझते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते होंगे और समझते जा रहे होंगे। तो आइए चलते हैं। इस समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर निशान लगाकर दर्शाया जाता है। सब समीकरण में क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद को दर्शाने के लिए तीर निशान का यूज किया जाता है। तो क्या किसका यूज करते हैं? तीर निशान का यूज करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तीर का निशान लगाया जाता है, ठीक है। अभिकारक के बीच जोड़ का और लिखा जाता है। अभिकारक को क्या लिखते हैं? ती आपसे पूछा जाएगा कि अभिकारक और लिखते हैं, तो आप क्या बताइएगा? अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार उत्पादों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सब समीकरण में उत्पाद को तीर चिन्ह के किधर लिखा जाता है? दाईं और बाईं और दोनों ओर किधर? तो आप क्या बताइएगा? उत्पाद को लिखा जाता है दाईं ओर। किस ओर लिखा जाता है?
दाईं ओर। अभिकर्मक को किधर लिखा जाता है बताइए सब कमेंट में आंसर। किधर लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा किधर? बाईं ओर। किधर लिखा जाएगा? बाईं ओर। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिए, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। दाईं ओर क्या लिखा जाता है? उत्पाद को। तो बायां दायां समझिए, देख लीजिए, ये तीर है, ये क्या है आपका? तीर है, ठीक ना। उसके बाद ये हो गया आपका बाईं ओर, और ये हो गया आपका दाईं ओर। बाईं ओर क्या रहता है? बाईं ओर रहता है उत्पाद। क्या रखता है? बाईं ओर क्या रहता है? उत्पाद, सॉरी अभिकर्मक। बाईं ओर क्या रहता है? अभिकर्मक। बाईं ओर रहेगा अभिकर्मक और दाईं ओर रहेगा उत्पाद। क्या रहेगा? उत्पाद। तो समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। आपसे पूछा जाएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कि तीर का सिरा किस ओर रहेगा। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, तीर का सिरा किस ओर रहेगा। तो तीर का सिरा किधर रहेगा? उत्पाद की तरफ। किधर रहेगा? उत्पाद की तरफ। समझे? तीर का सिरा किधर रहेगा? उत्पाद की तरफ रहेगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। आपसे पूछा जाएगा अभिक्रिया होने की दिशा को क्या कौन दर्शाता है? तो तीर का सिरा। तीर का सिरा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब समझना हमको रासायनिक समीकरण लिखना। क्या समझना हमको? रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो आइए समझते हैं। रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त किया जाता है। अगर आप रासायनिक समीकरण को और संक्षिप्त करना चाहते हैं तो शब्दों की जगह पे क्या क्यों यूज कीजिएगा? आप शब्दों के जगह पे यूज कर सकते हैं संक्षिप्त विधि, ठीक ना, उसका सूत्र और संकेतों को यूज करके। आइए, अधिक संक्षिप्तता उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण किसको दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया को। ये भी नॉट डाउन वाला है। रासायनिक समीकरण किसको दर्शाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। ये जो देख रहे हैं आप Mg+O2 MgO, ठीक ना, ये सूत्र है किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और O2 क्या हुआ आपका? ये हो गया आपका अभिकर्मक। क्या हो गया? अभिकर्मक, ठीक है। और ये जो है ये हो गया आपका उत्पाद। उत्पाद को दूसरे शब्दों में प्रतिफल भी बोलते हैं, प्रतिफल, ठीक है। और इसको अभिकर्मक या अभिकारक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है एमजीओ को? अभिकारक, अभिकारक। आइए आगे बढ़ते हैं। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब बोल रहा है तीर के बाईं और दाईं ओर जो लिखा है उसमें परमाणुओं की संख्या गिनती कर, परमाणु संख्या गिनती कर, उनकी तुलना करे। क्या दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान है? क्या आप गिन सकते हैं इसको? Mg+O2, तीर का सीन MgO, ठीक है ना। अब देखिए बताते हैं। यदि है तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों ओर परमाणु संख्या बराबर होगा तो समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित। क्या कहलाएगा? संतुलित। आप समझेंगे उसके बाद। और होता है असंतुलित।
तो समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो समीकरण संतुलित, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। 1.2 क्या है? मैग्नीशियम का जलने का ढांचा समीकरण है। आइए समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को। अब क्या समझेंगे हम लोग? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण आइए समझते हैं। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। क्या था द्रव्यमान संरक्षण का नियम? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो नाश होता है और ना ही विनाश होता है, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कर रहा है? आप लोग देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है, ठीक ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट लाइन, और इसको आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? प्रत्येक तत्वों रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों में परमाणु संख्या क्या होती है? समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या समान रहना चाहिए। रासायनिक समीकरण संतुलित है। आइए रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। अब हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, उसको किन किन चरणों में संतुलित कर सकते हैं, आइए उस चरणों को हम लोग समझेंगे। तो पहला चरण है क्रियाकलाप 1.3, ठीक है। ये कह रहा है कि शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बना है शब्द समीकरण में? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जब जिंक आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से दर्शाया जाता है। और ये क्या है? रासायनिक समीकरण। कैसे लिखा जाता है समीकरण? इसको सूत्र के रूप में। तो जिंक का सूत्र क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। जिंक सल्फेट का क्या होगा? तो ZnSO4। ये ZnSO4 से मिल गया और H2 निकल गया। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों परमाणु की संख्या की तुलना करें। अब ये जो है 1.3 का समीकरण, तो इसके दोनों ओर परमाणुओं की जो संख्या है समान है या नहीं, उसका तुलना करेंगे और समझेंगे है या नहीं। तो आइए समझते हैं। तत्व क्या था? Zn। चलिए हम समीकरण लिख देते हैं आपको, ताकि आप समझ में आए, ठीक ना। यहाँ पे हम स्पेस से लिख करके रख लेते हैं। आइए तो क्या था? ZnH2SO4। क्या है समीकरण? Zn प्लस H2SO4, और ये अभिक्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाया था? ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें गिनना है कि तत्वों परमाणु संख्या बराबर है या नहीं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो तत्व कौन सा है देख लीजिए। तो पहला तत्व है जिंक, जिसको बोलते हैं सिंबल में Zn। कौन सा तत्व है? Zn।
दूसरा तत्व क्या है? हाइड्रोजन। एस क्या है? सल्फर। ओ क्या है? ऑक्सीजन। आप देख लिए कौन कौन से तत्व शामिल है इस अभिक्रिया में। तो इस अभिक्रिया में टोटल 4 तत्व शामिल। कितने तत्व शामिल है? 4 तत्व। कौन कौन? जिंक, हाइड्रोजन और सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है। अब इस दिखा रहे हैं आपको हम। इस साइड तुलना करेंगे पहले कि कितने एटम उपस्थित हैं। तो जिंक का कितना एटम उपस्थित है? इस बगल 1। कितना उपस्थित है? 1। हाइड्रोजन का कितना उपस्थित है? हाइड्रोजन का 2। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है इधर अभिकारक में? 2। सल्फर कितना है? सल्फर का 1 है। कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन 4 है। तो टोटल हमको कितने हो गए? सबको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा टोटल? तो 2 1 3 1 4 4 8। तो अभिकारक के परमाणु संख्या कितना है? 8 है। अभिकारक या अभिकर्मक में परमाणु संख्या कितना है? 8। आइए अब गिनते हैं उत्पादों परमाणुओं की संख्या। उत्पादों परमाणु संख्या कितनी है? तो पहले Zn। Zn कितना है? 1। कितना है? 1। दोनों ओर परमाणु संख्या समान है। इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। इसका मतलब अब क्या दिया जाता है? और बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? तो 2 1 3 प्लस 4, 4 2 6 3 9। दोनों ओर बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? दोनों ओर बराबर करेंगे तो उसको चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। तो पहला चरण क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पहला चरण क्या है? देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसको यहाँ पे बॉक्स में कन्वर्ट किया और इसको भी बॉक्स बना दिया और इसको भी बॉक्स में कन्वर्ट किया, इसको भी बॉक्स में किया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो Fe3O4 प्लस H2। चरण 2 क्या बोल रहा है? चरण 2 ये बोल रहा है कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों परमाणु संख्या की सूची बनाएं। तो इसमें कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं उसका सूची बनाएंगे। तो Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिकारक में कितने हैं? 1 और इधर 3। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे कितना है? ये है टोटल 4 और इधर है 4 2 6 3 9। जबकि दोनों ओर क्या होना चाहिए? बराबर।
ऑक्सीजन के परमाणु
आइए आगे बढ़ते हैं और